तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ दीनू की सच्ची लगन। इसमें छोटी छोटी दो तीन और स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे दीनू, क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे गांव में एक बहुत महान महात्मा ठहरे हुए हैं। सुनते हैं कि वे बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम भी महात्मा जी के प्रवचन सुनने चलते हैं। जल्दी चलो, आज वे गांव छोड़कर वापस जा रहे हैं। उनके विचार सुनकर हमें अवश्य लाभ होगा। अगले ही पल वे दोनों महात्मा जी की कुटिया की ओर रवाना हुए। हमारा गांव निरंतर पिछड़ता जा रहा है। महात्मा जी से तरक्की का उपाय पूछेंगे। महात्मा जी की जय हो। इसके बाद महात्मा ने गांव वासियों को बहुत से प्रवचन सुनाए। महाराज, हमारा गांव लगातार पिछड़ता जा रहा है। हमें कोई रास्ता दिखाओ। हर व्यक्ति एक एक कसम खाओ और सच्ची लगन के साथ अपनी कसम को पूरा करो। मैं कसम खाता हूँ, मैं रोजाना सूर्य को प्रणाम करूँगा। मैं अंधों को सड़क पार कराऊँगा। महाराज, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक अपने पड़ोसी कुम्हार की शक्ल नहीं देखूँगा, खाना नहीं खाऊँगा। शाबाश, अगर तुम्हारी लगन सच्ची रही तो एक एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज के बाद मैं रोजाना कुम्हार की शक्ल देखकर ही खाना खाया करूँगा। अगले दिन से ही हर गांववासी अपनी कसम पूरी करनी शुरू कर दी। दीनू रोजाना कुम्हार को देखकर ही खाना खाता था। इस प्रकार कई महीने बीत गए। सभी गांव वाले अपनी कस्में भूल गए, परंतु दीनू अपनी कसम नहीं भूला था। वह रोजाना कुम्हार की शक्ल देखने के पश्चात ही खाना खाता था। एक दिन खेत पर काफ़ी काम करने के बाद, चलो अब घर चला जाए, बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से कुम्हार को देख लूँ, फिर खाना खाऊंगा। कुम्हार के घर पहुंचकर, अरे कुम्हार तो घर पर है ही नहीं, लगता है जंगल में मिट्टी खोदने गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं वहीं चलकर उसकी शक्ल देख लूँगा। दूसरी ओर कुम्हार जंगल में मिट्टी खोदने में लगा हुआ था। खोदते खोदते मिट्टी में से एक पीतल का घड़ा निकला। आए, लगता है यहाँ बहुत पुराना खजाना दबा हुआ है, जरा निकाल कर देखूं। वह रहा कुम्हार। हाय, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं लाखों का मालिक बन गया। नज़दीक आकर दीनू ने कुम्हार की शक्ल देख ली। अब चलकर खाना खाऊं। दीनू ने मेरा असरफियों से भरा मटका देख लिया है, कहीं यह भांडा ना फोड़ दे। अरे कहाँ जा रहे हो? बस बस, जो मैंने देखना था देख लिया। अरे नाराज क्यों होते हो? आधी असरफिया तुम भी ले लेना। असरफिया का नाम सुनते ही दीनू के पांव तले से जमीन सरक गई। अरे कुम्हार के पास असरफिया कहाँ से आई? जमीन में गड़े असरफियों के मटके का राज तुम्हारे और मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। मैं तो सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने यहाँ आया था। अरे शक्ल शक्ल क्या कर रहा है? यह ले अपने हिस्से में आई असरफिया। सच, आज मेरी सच्ची लगन का फल मुझे मिल गया। महात्मा जी ने ठीक ही कहा था। दीनू असरफियों से भरा थैला लेकर खुशी खुशी घर की ओर रवाना हो गया। चतुर फुंटी। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद रायगढ़ राज्य का सेनापति परलोक सिधार गया। राजगढ़ के राजा राजाधिराज राज एक समझदार और बहादुर सेनापति की तलाश में पिछले कई दिनों से परेशान थे। पता नहीं अब कौन सेनापति बनेगा। पिछले सेनापति जितना बुद्धिमान इस प्रजा में कोई भी नहीं है। भाई, सुनते हैं कि महाराज प्रजा से ही नया सेनापति चुनेंगे। सेनापति के लायक तो इस प्रजा में कोई नहीं है। नगर के हर हिस्से में आजकल यही चर्चा चल रही थी। भाई, बिना सेनापति के हमारे राज्य को काफ़ी खतरा है। बिल्कुल ठीक बात है, कभी भी पड़ोसी देश हम पर हमला बोल सकता है। राजमहल में महारानी हम परेशान हैं, आखिर कैसे सेनापति बनाए? महाराज, मेरे विचार से इस कार्य के लिए आपको प्रजा में ही बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति ढूंढने के लिए उनकी परीक्षा लेनी होगी। तुम्हारा विचार ठीक है महारानी, मैं कल ही शहर में ऐलान कर दूंगा। सुनो सुनो भाई, कल महाराज प्रजावासियों में से नए सेनापति को चुनेंगे, परंतु इसके लिए उम्मीदवारों को परीक्षा देनी होगी और जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल हो गया उसे सेनापति बना दिया जाएगा और असफल व्यक्ति को देश निकाला दिया जाएगा। दूसरी ओर, अरे कालू, क्या तुम राजमहल जाओगे? हाँ हाँ, अवश्य जाऊंगा। अगर परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी भर की मौज हो जाएगी। यह बात है तो मैं भी परीक्षा में हिस्सा लूँगा। हम भी कुछ बुद्धि रखते हैं। अगले दिन राजमहल में महाराज की जय हो। महाराज, प्रजा में से 3 व्यक्ति सेनापति के पद के लिए पधारे हैं। ठीक है।
महाराज की जय हो। महाराज, हम तीनों की इच्छा है कि आप हम में से किसी एक को सेनापति बना दीजिए। आप जैसी चाहें परीक्षा ले सकते हैं। सेनापति का काम कोई मजाक नहीं है। इस पद पर बैठने वाले को तीव्र बुद्धि का होना अति आवश्यक है। तुम तीनों में से मेरी परीक्षा की शर्तें तो सुन ही ली होगी। परीक्षा में असफल व्यक्ति को देश नहीं काला दे दिया जाएगा। तुम तीनों को एक एक बकरी दी जाएगी। तीनों उन बकरियों को 2 दिन तक अपने पास रखो और मन भर के उन्हें खाना खिलाओ। इतना खिलाओ कि 2 दिन बाद जब राज दरबार में उन्हें खाने को हरे पत्ते दिए जाएं तो वे खाने से इनकार कर दें। यदि वह पत्ते खाने लगी तो वह व्यक्ति असफल हो जाएगा तथा जिसकी बकरी ने पत्ते खाने से तो वो तो वही हमारा सेनापति होगा। ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम 2 दिन बाद लौटेंगे। बकरी को इतना ज़्यादा खिलाऊंगा कि 6 दिन तक खाने का नाम नहीं लेगी। महाराज की सभी शर्तें सुनने के पश्चात वे तीनों राज दरबार से एक एक बकरी लेकर घर की ओर लौट चले। कमबख्त को 2 दिन तक इतना खिलाऊंगा कि दरबार में जाकर पत्ते खाना भूल जाएगा। घर पहुंचकर खटकूमल ने बकरी को भरपूर लड्डू खिलाए। मेरी बकरी ने 2 दिनों में 12 टोकरे लड्डू खा लिए हैं। अब महाराज कितनी भी कोशिश कर लें यह पत्ते नहीं खाएगी। बस अब तो मैं सेनापति बन ही जाऊंगा। दूसरी ओर इस विचार से कि राज दरबार में बकरी राजा के कहने पर कुछ न खाए, घमंडी चंदू ने बकरी को बुरी तरह पत्ते खिलाने शुरू कर दिए। बकरी को 2 दिन में अपने बगीचे के सारे पौधे खिला दिए। अब राज दरबार में चला जाए। राज दरबार में पहुंचकर महाराज की जय हो। महाराज, आप अपनी शर्त अनुसार बकरी को कुछ भी खिलाकर देख लीजिए। बगीचे में पहुंचकर जब राजा के कर्मचारी ने बकरी को हरे हरे पत्ते खिलाए तो वह खुशी खुशी खाने लगी। मूर्ख, लगता है तुमने बकरी को भरपेट नहीं खिलाया। दफा हो जाओ इस नगर से। तभी महाराज ने दूसरे उम्मीदवार को पुकारा। आए, पूरे बगीचे के पौधे खाने के बाद भी यह कमबख्त तो मज़े से हरे हरे पत्ते खा रही है। मैं तो मारा गया। इसका मतलब तुमने भी बकरी को भरपूर खाना नहीं खिलाया। तुम बिल्कुल मूर्ख हो। हमारे सेनापति तो क्या चपरासी भी नहीं बन सकते। महाराज, आज्ञा हो तो मैं भी बकरी को कुछ खिलाकर देख लूं। हाँ हाँ, अब तो केवल तुम ही बचे हो। तुम्हें भी आजमा लें। जैसे ही फूंटी ने बकरी के सामने हरे पत्तों की डाली की तो बकरे ने मुंह फेर लिया। आश्चर्य आश्चर्य, बकरी तो सचमुच नहीं खा रही। पत्तों की डाली महाराज ने स्वयं खिलाने की कोशिश की तो बकरी वहां से भाग खड़ी हुई। ओफ, इसने तो एक पत्ता तक नहीं खाया। महाराज, आप व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हैं। यह बिल्कुल नहीं खाएगी। अरे फुंटी, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? महाराज, अगर मेरे सच बोलने पर आप मुझे सजा न दे तो मैं सब बता दूंगा। हम तुमसे खुश हुए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। महाराज, मैं बकरी को हरे पत्ते की डाली खिलाने के लिए आगे बढ़ाता था, मगर जैसे ही वह खाने के लिए मुंह बढ़ाती थी मैं उस डाली से बकरी को बुरी तरह पिटाई कर देता था। इस प्रकार 2 दिन तक मैं बकरी के मुंह के आगे पत्तों की टहनी करता और उसी से उसका पिटाई करता। वह इतनी डर गई कि जब मैंने राजमहल में उसके आगे टहनी की तो वह पिटाई के डर से मुंह पीछे कर लेती। सच फूंटी, तुमने असंभव बात को संभव कर दिया तथा मेरे सामने सच बोलने से भी नहीं डरे। तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान तथा बहादुर हो। आज से तुम हमारे सेनापति हो। सच सच मैं भी मान गया, इसके सामने हम सचमुच मूर्ख हैं। अक्लमंद बेटा, मरने से पहले मैं अपना मकान तीनों में से अपने अक्लमंद बेटे को देना चाहता हूं, क्योंकि केवल अक्लमंद बेटा ही आने वाले समय में मेरे इस पुश्तैनी मकान को चालाक गांव वासियों से सुरक्षित रख सकेगा। अक्लमंद बेटा अपने दोनों भाइयों का भी ख्याल रखेगा। तीनों की अक्लमंदी देखने के लिए मुझे तीनों की परीक्षा लेनी होगी। इतना सोचते ही उसने अपने तीनों बेटों को आवाज़ लगाई। बेटे, मैं तुम्हें अपने सालों की कमाई में से एक एक रुपया तुम तीनों को दे रहा हूँ। तुम में से जो भी सबसे अधिक उपयोगी तथा ऐसी चीज़ जो सदा दिखती रहे लाएगा, मैं अपना मकान उसी लड़के को दूंगा। पुराने समय में 1 रुपया की कीमत बहुत अधिक होती थी। आप चिंता न करें पिताजी, मैं आज आपको अपनी अक्लमंदी का नमूना दिखा दूंगा। एक एक रुपया लेकर तीनों बाजार की ओर चल दिए। यह मकान तो मुझे ही मिलेगा। चलते चलते सबसे बड़ा लड़का एक रुई के विक्रेता के पास पहुंचा। 1 रुपये की रुई देना भाई।
हाँ हाँ जनाब, अभी बंधवा देता हूँ। एक किराए के गधे पर रुई लादकर सबसे बड़ा लड़का घर की ओर लौट आया। रुई बहुत उपयोगी है। दूसरा लड़का, मैं 1 रुपये का इकट्ठा भूसा खरीद लेता हूँ, कई महीने तक गाय भैंस के खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इतना सोचने की देर थी कि मंझला लड़का भी अपने मित्र की बैलगाड़ी में 1 रुपये का ढेर सारा भूसा खरीद लाया। मित्र, बैलगाड़ी तेज चलाओ, शाम होने वाली है। इधर सबसे बड़े लड़के ने रुई पिताजी के सामने रख दी। पिताजी, आने वाली सर्दियों की अब कोई चिंता नहीं। रुई से भरी रजाई ओढ़ने के बाद सर्दी दूर भाग जाएगी। परंतु यह सबसे उपयोगी वस्तु नहीं है। घर पहुंचकर बस मित्र, भूसा यहीं आंगन में उतार लेते हैं। पिताजी पिताजी जल्दी आइए, देखिए मैं कितनी उपयोगी वस्तु लाया हूँ। मैं 1 रुपये का भूसा लाया हूँ। गाय भैंसे के लिए अब कई महीने तक चारा नहीं खरीदना पड़ेगा। मगर यह उतनी उपयोगी चीज़ नहीं है जितनी मैं समझता हूँ। मैंने कहा था ऐसी चीज़ लाना जो सदा दिखती रहे। न तो तुम्हारी रुई और न ही इसका भूसा सदा दिखता रहेगा। सबसे छोटे के आने तक अंधेरा हो गया। पिताजी, मैं सबसे उपयोगी चीज़ लाया हूँ और रुपये में से 60 पैसे बचा भी लाया हूँ। अब रात हो गई है, तुम्हारी चीज़ सूर्य उदय के बाद ही देखी जा सकती है। नहीं पिताजी, मैं अभी दिखाता हूँ। इतना कहते हुए छोटे ने जेब में से एक दीपक निकालकर फर्श पर जला दिया। अरे वाह! दीपक के जलते ही घर का अंधकार भाग गया। इस समय इसकी रोशनी ही हमारे लिए सबसे उपयोगी वस्तु है। तुम दोनों का थोक में लाया हुआ सामान किसी काम का नहीं। जीवन में इतना ज़्यादा सामान न लाकर थोड़े सामान से ही भी काम चलाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर को संभालने की हैसियत में हो। बेटे, यह मकान तुम्हारा हुआ। अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखना। बहुत अच्छा। समाप्त।